गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बीएफएम का ही पार्ट को आगे ले चलते हैं। बीएफएम में हमने हमारे पहले की वीडियो में देखा था एनपीए प्रोविजनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट और प्रोविजनिंग्स क्या होते हैं। आज हम लोग उसी के टॉपिक को, जो उसका न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि एनपीए क्या होते हैं, किस किस स्टेटस में हम लोग अकाउंट को एनपीए कन्वर्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमारे पहले के वीडियो के बेसिस पर ही आज हम लोग इस वीडियो में एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स और उसका केस स्टडी है। ठीक है, तो केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जस्ट एक ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने हमारे पहले के वीडियोस में जो देखे थे। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कि जब भी कोई लोन अकाउंट होता है, लोन अकाउंट चल रहा है, ठीक है, लोन अकाउंट चलते चलते सपोज कीजिए कि वो किसी कारण से स्टॉप हो गया इन द सेंस कि उस पर जो इंटरेस्ट था या उसका जो इंस्टॉलमेंट था वो आना रुक गया। अगर लोन अकाउंट जो आप कस्टमर को दे रहे हैं वो सब कुछ सही से चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जहां वो बंद हो गया इन द सेंस या तो उससे इंटरेस्ट या तो उसका इंस्टॉलमेंट आना बंद हो गया, तो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद में वो अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एक टाइम पीरियड का यहाँ पर कॉमन सेंस क्या होता है, 90 डेज। तो टर्म लोन के केस में भी हमने देखा कि 90 डेज किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो सीसीओडी अकाउंट होता है उसके केस में भी हम लोग देखा कि 90 डेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने हमारे पहले की वीडियो में देखा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होता है, मतलब जब उसका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट आना रुक जाता है पिछले 90 दिन से, उसके बाद जब वो एनपीए में कन्वर्ट होता है तो एनपीए में कन्वर्ट होने के बाद ही उस पर प्रोविजनिंग लगता है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई लोन अकाउंट है, ठीक है, लोन अकाउंट चल रहा है तो उस समय स्टैंडर्ड अकाउंट रहता है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट से वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए अकाउंट में, या उसको नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरफ में स्टैंडर्ड अकाउंट है, इस तरफ में एनपीए अकाउंट है। जब तक पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट सही से आ रहा है वो इस कैटेगरी में रहता है। जैसे आना बंद हो जाता है उसका क्राइटेरिया के बाद में 90 डेज के बाद में वो इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए, जब तक वो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट में हम लोग 3 पार्ट को देखे थे, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ठीक है, जिस दिन भी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू रहता है, मान लीजिए कि 31 ऑफ मार्च को उसका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू था, वो नहीं आया, तो उसके बाद क्या होता है, 1 अप्रैल से नेक्स्ट 30 डेज तक ये अकाउंट को SMA 0 में रखा जाता है। ठीक है, SMA 0। उसके बाद में फिर ये SMA 1 में आता है और फिर SMA 2 में आता है। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसका मतलब कि इस अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम देखा जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाए। इसी के लिए इसको समय से पहले इसको रोक लिया जा सके और ये एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो। रोकना का मतलब कि भाई अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट इस अकाउंट में आना बंद हो गया है तो उसको वापस फिर से स्टार्ट कर दिया जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो उस केस में ये SMA का कंसेप्ट हमने देखा। ये SMA 2 के बाद, SMA 2 हम लोग देखें कि वो 90 डेज तक रहता है। SMA 0 जो रहता है वो एक दिन से लेकर के, जो SMA 0 होता है वो 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक रहता है। SMA 1 31 दिन से लेकर के 60 दिन तक रहता है और SMA 2 जो होता है वो 61 दिन से लेकर के 61 डेज से लेकर के 90 डेज तक रहता है। और ठीक जैसे ही 91st डे आता है उसके बाद से ये अकाउंट एनपीए हो जाता है। इस एनपीए में कन्वर्ट होने के बाद हमने देखा कि जब कोई अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट था, उसके बाद वो एनपीए में कन्वर्ट हुआ, तो एनपीए में कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहले वो कहलाता है सब स्टैंडर्ड अकाउंट। सब स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में क्या होता है कि ये सब स्टैंडर्ड अकाउंट का स्टेटस में 1 साल तक रहता है। ठीक है, 1 साल तक वो रहा। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है डाउटफुल एसेट में, डीए अकाउंट में। डाउटफुल एसेट में भी हमने देखा कि 3 पार्ट होता था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट का केस में हमने देखा कि वो फर्दर 1 साल और रहता है। 1 साल तो सब स्टैंडर्ड का केस में हमने देखा, फिर 1 साल रहता है DA 1 का कैटेगरी में। उसके बाद जो डाउटफुल एसेट 2 आता है, डाउटफुल एसेट 2 में ये और 2 साल रहता है। मतलब 1 साल तो यहां हो गया, दूसरा साल यहां हो गया और 2 साल यहां हो गया, मतलब टोटल 4 साल हो गया। 4 साल के बाद ये डाउटफुल एसेट 3 में चला जाता है और इसके बाद ये फिर अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद में जिस दिन इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद से ये लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने इसका एक कंसेप्ट को देखा था। तो इसी के बेसिस पे अब आज हम लोग शुरू करते हैं
इसका केस स्टडी। तो जो सबसे पहला हम लोग एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट रहता है, मतलब वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, मतलब रेगुलर अकाउंट जैसा चल रहा है लोन अकाउंट, तो उस केस में भी आपका प्रोविजन लगता है। अगर कोई भी ऐसा अकाउंट है अदर देन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई, उस केस में आपको जो प्रोविजनिंग लगता है वो लगता है 0.40%। जो भी स्टैंडर्ड अकाउंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड अकाउंट पे जो प्रोविजनिंग लगता है वो लगता है 0.40%, ठीक है। और उसके अलावा जो नॉर्मल अकाउंट रहता है, उसके अलावा जो नॉर्मल अकाउंट है, मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया या एमएसएमई हो गया, उस पे 0.25% लगता है। 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका 0.25% आपका प्रोविजनिंग लग जाता है एग्रीकल्चर और एमएसएमई के केस में। और जो अदर अकाउंट होते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट, ये सभी बात आप ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में चल रहा है, वहां पे आपका 0.40% प्रोविजनिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर कोई कमर्शियल रियल इस्टेट है तो उस केस में जो प्रोविजनिंग लगना है वो 1% का लगना है, ठीक है। और उसके बाद जो टीजर रेट अकाउंट हमने देखा था, टीजर रेट का मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब कोई लोन अकाउंट क्रिएट होता है उस समय जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो थोड़ा सा लो रहता है, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है वो बढ़ता जाता है, तो इसी को बोलते हैं टीजर रेट अकाउंट। और इसके केस में आप देखोगे कि प्रोविजनिंग 2% का हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, यहां पे जैसे मैंने आपको बताया जैसे ही अकाउंट स्टैंडर्ड के बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है, मतलब एनपीए बन गया है वो, तो एनपीए बनने के बाद में सबसे पहला जो उसको जो नया नाम दिया जाता है वो होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एसएसए। उसके बाद ये सब स्टैंडर्ड एसेट का केस मैंने आपको बताया था कि वो 1 साल के लिए रहता है। फिर वो डाउटफुल एसेट का केस में आता है। डाउटफुल एसेट में वो 3 पार्ट में डिवाइड है, DA1, DA2 और DA3। DA1 में 1 साल रहता है, DA2 में फर्दर और 2 साल रहता है, और DA3 में अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता है, जब तक कि कोई इसको आइडेंटिफाई करके लॉस एसेट डिक्लेयर नहीं कर दे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसके बाद देखे थे कि किस हिसाब से इस पर प्रोविजनिंग लगता है। तो अगर ये सब स्टैंडर्ड एसेट है उसमें 2 क्राइटेरिया कि या तो वो सिक्योर्ड होगा या तो वो अनसिक्योर्ड होगा। अब ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी उसका रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, रियलाइजेबल वैल्यू का कैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जब लोन दिया गया था उस टाइम पे कुछ सिक्योरिटी दिया गया होगा। आज के टाइम में जब लोन अकाउंट एनपीए हो गया है तो यह चेक किया जाता है कि वो जो सिक्योरिटी था उसके आज के दिन में क्या मार्केट वैल्यू है। तो आज के दिन में जो मार्केट वैल्यू रहता है उसी को बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर ये रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो दिया गया था वो अगर 10% या उससे कम है, जो टोटल अकाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस एनपीए अकाउंट का, मान लीजिए कि आज के दिन में जब वो अकाउंट एनपीए हुआ है वो 4 लाख रुपए का उसका आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अभी इस 4 लाख रुपए का 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 40,000 या उससे कम, 10% या उससे कम। अगर ये अमाउंट आपका आरवीएस में कैलकुलेट हो, मतलब आपको आइडेंटिफाई करने पर पता चलता है कि इस 4 लाख के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी दिया गया था आरएसबी, आज के दिन में उसका वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वो 40,000 है या 30,000 है या 20,000 है, तो उस केस में मान लिया जाता है कि ये अनसिक्योर्ड अकाउंट है। मतलब कि 10% या उससे कम, 10% भी उसी में कैलकुलेट होता है, 10% या उससे कम, तो ये अनसिक्योर्ड अकाउंट होता है, ठीक है। और अगर इसका जो आरवीएस निकाला जाता है अभी के रियल टाइम में वो 10% प्लस होना है, 10 पर मान लीजिए कि 10.1% है, ठीक है। तो 10.1% भी आपका प्लस वाले में ही कैटेगरी में काउंट आएगा। 10% या उसके बिलो ये चला जाएगा अनसिक्योर्ड वाले केस में, लेकिन 10% के ऊपर जो भी है उस केस में समझा जाता है कि ये सिक्योर्ड अकाउंट है, ठीक है। तो यही यहां पर समझाया गया था कि 10% केस में ये देखा जाता है कि वो सिक्योर्ड है, और 10% के ऊपर जो आता है वो देखा जाता है, 10% और उसके बिलो में वो अनसिक्योर्ड होता है, और 10% के ऊपर में वो सिक्योर्ड होता है। तो अभी रहता है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई अकाउंट सिक्योर्ड है, जैसे ये अकाउंट सिक्योर्ड है, ठीक है, ये देखिएगा यहां पर 10% प्लस में है, मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इसका है रियलाइजेबल वैल्यू, तो उस केस में जो प्रोविजनिंग होना उस एनपी अकाउंट का वो 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग पे होना है। और अगर कोई अकाउंट अनसिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड के केस में वो अकाउंट पे जो प्रोविजनिंग लगना है वो होता है 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। मतलब कि अगर वो सब स्टैंडर्ड का केस है और वो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड का केस में आपको 15% का प्रोविजनिंग लगना है। अगर वो अनसिक्योर्ड है
तो उस केस में आपको 25% का प्रोविजनिंग लगना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसको इसमें कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद DA1 आया था, DA1 में ये फर्दर 1 साल के लिए रहता है, यहां पर भी 1 साल के लिए रहा, उसके बाद अगला 1 साल और यहां पर रहता है। और उस केस में हमने क्या देखा था कि DA1 के केस में जो टोटल मान लीजिए कि 4 लाख रुपया उसका लोन आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में इसका जो RVS निकल करके आया था मान लीजिए 2 लाख रुपया है। ठीक है, तो इसका 2 लाख पर आपको लगेगा 25%। ये जो 25% है ना, मतलब कि जो टोटल RVS है, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उस पर जो 25% उस पर लगना है इस RVS का वैल्यू पर। और जो RVS के अलावा जो है, मतलब जो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया, जैसे ये अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर पूरा का पूरा 100% लगना है। और यहां पर यह ध्यान दीजिएगा, चाहे वो DA1 में रहे, चाहे DA2 में रहे, चाहे DA3 में रहे, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे हमेशा 100% का प्रोविजनिंग करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल चेंज होगा ऊपर वाले पे, जो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है केवल उस पर चेंज हो रहा है। अगर DA1 में है तो 25% लगना है, DA2 में है तो 40% लगना है, और DA3 में है तो यहां पर 100% दोनों में ही लगना है। और उसके बाद जो लॉस एसेट होता है वहां पर भी 100% ही लगना है। तो ये हमने देखा। अब इसी के बेसिस पे अब हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये SMA 0, SMA 1, SMA 2 जो मैंने आपको बताया था वही सी को जस्ट मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा केस स्टडी। देखिए, इंटरनेशनल बैंक प्रोवाइड्स, एक इंटरनेशनल बैंक है जिसने अपने एक NPA अकाउंट का कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है। वो NPA अकाउंट कब हुआ है? वो अकाउंट NPA हुआ है मार्च 2015 को NPA हुआ। ठीक है, देखिए इसका टोटल लोन है 40,000 करोड़ का, जो भी फिगर्स है करोड़ में है। ठीक है, इसका जो टोटल लोन जो दिया गया है बैंक के द्वारा वो है 40,000 करोड़ का। उसमें से जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, वो स्टैंडर्ड अकाउंट है 38,000 करोड़। उस 38,000 करोड़ में आपको 10,000 करोड़ के ऐसे भी लोन है जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर और MSME को दिए गए हैं। ठीक है, ये जस्ट अभी हम लोग केस को देख रहे हैं कि केस क्या क्या है यहां पर। उसके बाद सब स्टैंडर्ड अकाउंट भी है। सब स्टैंडर्ड अकाउंट कितना है? सब स्टैंडर्ड अकाउंट यहां पर 800 करोड़ है। आउट ऑफ विच अनसिक्योर्ड, अभी इसी सब स्टैंडर्ड अकाउंट में से जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो 200 करोड़ का है। अभी जस्ट हमने इसी चीज को डिस्कस किया था। यहां पर ये अनसिक्योर्ड अकाउंट हो गया, ये सिक्योर्ड हो गया, ये अनसिक्योर्ड हो गया। इस अभी बता रहा कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट में से जो अनसिक्योर्ड है वो 200 है, ये वाला पोर्शन 200 है। तो जाहिर सी बात है जो सिक्योर्ड पोर्शन रह गया वो 600 आ गया, क्योंकि टोटल सब स्टैंडर्ड अकाउंट 800 का है। अभी हम लोग इसी चीज को आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो सब स्टैंडर्ड का जो उसका पोर्टफोलियो है वो 800 करोड़ का है, उसमें से अनसिक्योर्ड 200 करोड़ का है। और DA1 जो डाउटफुल एसेट 1 है, वो DA1 क्या है? 800 करोड़ का है। और DA2 क्या होता है? जो 1 साल से लेकर के 3 साल तक है, मतलब 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक, क्योंकि एक पहला साल तो DA1 में रह गया है, अभी 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक ये DA2 में रहता है। तो DA2 वाला जो अमाउंट है वो है 200 करोड़ का। और उसके बाद जो DA3 मतलब 3 साल से ज्यादा जो उसमें रह गया वो DA3 में आ गया। तो DA3 में 120 करोड़ है। और यहां पर यह भी दिया हुआ है कि लॉस एसेट में 80 करोड़ है। तो अभी क्या, देखिए एक चीज और, यहां पर जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बिना क्वेश्चन को कंप्लीट किए हुए सॉल्यूशन पर मत जंप कीजिए। यहां पर सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल DAs आर फुल्ली सिक्योर्ड बाय RVS, मतलब जितने भी DA हैं वो सारे के सारे फुल्ली सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या, देखिए जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, ये DA जो है, ये DA में जो अनसिक्योर्ड पर्सन है, उस पोर्सन है, वो उस पर सभी पे 100% लग रहा है। लेकिन जो RVS वाला है वो सभी पे चेंज हो रहा है, पहले 25, फिर 40, फिर 100। तो ये वाला पोर्शन DA में बता रहा है कि है ही नहीं है। तो 100% किसी पे नहीं लगना है, जो लगना है या तो 25% पे लगना है, या 40% पे लगना है, या फिर अगर DA3 में है तो 100% पे लगना है। अब हम लोग आते हैं वापस केस पे। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट पे क्या प्रोविजन है? ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड अकाउंट का प्रोविजनिंग पूछ रहा है। एक तरफ स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया, एक तरफ NPA अकाउंट हो गया। अभी NPA अकाउंट पर प्रोविजनिंग आपसे नहीं पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है स्टैंडर्ड अकाउंट पर प्रोविजनिंग। तो स्टैंडर्ड अकाउंट का पहले सबसे पहले देखना कि अमाउंट कितना है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो 38,000 करोड़ का है। उसमें भी 10,000 करोड़ आपका एग्रीकल्चर और MSME के केस में है। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा कि अगर कोई अकाउंट स्टैंडर्ड के केस में रहता है, तो अगर वो एग्रीकल्चर या MSME का केस है तो उस पर टोटल आउटस्टैंडिंग पे 0.25% का प्रोविजनिंग लगना है। इसके अलावा जो भी है उस पर 0.40 का प्रोविजनिंग लगना है, 0.40% का। इसका मतलब कि यहां पर जो 40,000 करोड़ दिया हुआ है, इस 40,000 करोड़ में ये 10,000 करोड़ जो है ये एग्रीकल्चर और MSME में है।
और सॉरी ये 38,000 करोड़ में, क्योंकि 40,000 का तो पूरा इसका लोन पोर्टफोलियो है, तो 38,000 करोड़ जो इसका स्टैंडर्ड एसेट है उस पर 10,000 करोड़ का एग्रीकल्चर और एमएसएमई है। इसका मतलब कि अगर हम 38,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ को अगर साइड कर देते हैं तो हमारा आ गया 28,000 करोड़। ये 28,000 करोड़ आपका नॉर्मल अकाउंट हो गया, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो अभी जब 10,000 करोड़ बता रहा है ये एग्रीकल्चर और एमएसएमई है, तो 10,000 पर आपको निकाल लेना है 0.25% इंटू 0.25%। इसका जो वैल्यू आएगा प्लस जो 28,000 है, क्योंकि 28,000 रह गया, सॉरी 28,000 अलग से रह गया है, तो 28,000 पे आपको 0.40 का निकाल लेना है परसेंटेज। तो इसका जो वैल्यू आ गया और प्लस जो 10,000 का 0.25% का जो वैल्यू आ गया, दोनों का आपको जोड़ देना है। तो वो जो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, वो है 137 करोड़। ठीक है, तो अगर आप जब 28,000 करोड़ का 0.40% ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 112 करोड़, और जब आप 10,000 करोड़ का 0.5% ले रहे हैं तो ये आ जाएगा आपको 25 करोड़। ये ऊपर वाला 25 करोड़ आ गया, तो 25 करोड़ प्लस 112 करोड़ ये हो जाएगा 137 करोड़। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड अकाउंट का आपको प्रोविजनिंग बताना है। स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में हमने देखा कि टोटल स्टैंडर्ड अकाउंट का जो लोन है वो 38,000 करोड़ का है। 38,000 करोड़ में भी 10,000 करोड़ ऐसे लोन्स हैं जो एग्रीकल्चर और एमएसएमई को दिए गए हैं। और हमने भी ऊपर में देखा कि एग्रीकल्चर और एमएसएमई का केस में जो टोटल प्रोविजनिंग का परसेंटेज होता है वो 0.25% होता है। तो 10,000 करोड़ का आपको 0.25 निकाल देना है। अगर 38,000 में से 10,000 इसी को दे दिए तो 28,000 बचा। तो 28,000 करोड़ जब भी बच गया है, 28,000 करोड़ का जो नॉर्मल जो परसेंटेज रहता है 0.40% वो आपको निकाल देना है। तो 112 प्लस 25 137 करोड़ ये आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में 137 करोड़ का प्रोविजनिंग हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए केस सेम है, केस वही है जो हमने फर्स्ट राउंड में देखा था, केवल और केवल चेंज हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड अकाउंट। पहला केस में हमने देखा कि स्टैंडर्ड अकाउंट, अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है सब स्टैंडर्ड अकाउंट। तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट का केस में टोटल अमाउंट कितना बता रहा है, सब स्टैंडर्ड अकाउंट में 800 करोड़ है। अभी 800 करोड़ में भी ये क्या बता रहा है कि 200 करोड़ इसका अनसिक्योर्ड है। ठीक है, तो हमने सब स्टैंडर्ड केस में क्या देखा था, देखिए वापस हम लोग चलते हैं वापस सब स्टैंडर्ड केस में। सब स्टैंडर्ड केस में हमने देखा था कि जो सिक्योर्ड वाले हैं उस पर आपको 15% का लगना है, और जो अनसिक्योर्ड वाले जितना जो पोर्शन है उस पर आपको 25% का लगना है। अब वापस आते हैं इसी पे, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला है। क्वेश्चन जो हम लोग यहां पर इसको देख रहे हैं, इस पे अपने को बताना है कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट पर आपको कितना प्रोविजनिंग लगना है। तो सब स्टैंडर्ड केस में हमने देखा कि टोटल 800 करोड़ है, उस पर भी 200 करोड़ ऐसे है जो अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड वाले केस पे कितना था, अभी देखिए 800 करोड़ टोटल हो गए, इसमें भी आपके 200 करोड़ हो गए जो अनसिक्योर्ड है। तो जो बच गए वो 600 करोड़ बच गए। तो ये 600 करोड़ आपका सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड पे हमने देखा कि 15% का प्रोविजनिंग लगना है, और अनसिक्योर्ड पे हमने देखा 25% का प्रोविजनिंग लगना है। तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, 50 करोड़, और 600 का 15% कितना हो जाएगा, 90 करोड़। तो 90 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 140 करोड़, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में केवल और केवल आपसे पूछा जा रहा है कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट जो है उस पर कितना प्रोविजनिंग लगना है। तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में टोटल अमाउंट है 800 करोड़, उसमें भी ये बता रहा है कि उसमें भी अनसिक्योर्ड है 200 करोड़। अनसिक्योर्ड अगर 200 करोड़ है तो सिक्योर्ड 600 करोड़ होगा, क्योंकि 800 में से 200 माइनस कर देंगे। तो सिक्योर्ड केस में हमने देखा था कि सिक्योर्ड वाले पोर्शन पे आपका लगता है 25%, और अनसिक्योर्ड वाला जो केस है जो 200 है उस पे लगता है, सॉरी सिक्योर्ड वाले केस पे लगता है 15%, और अनसिक्योर्ड वाले केस पे लगता है 25%। तो 600 का जब 15% लेते हैं तो ये 90 आ जाएगा, और 200 का जब 25% लेते हैं तो ये 50 आ जाएगा। 50 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 140, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए केस फिर सेम है, केस आपको वही देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन यहां चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजनिंग ऑन डीए अकाउंट। अभी देखिए जो डीए अकाउंट है, डाउटफुल एसेट, डीए अकाउंट यहां से लेके यहां तक है। अभी डीए इसको छोड़ करके, क्योंकि ये लॉस एसेट है, ठीक है,
तो अभी डीए अकाउंट के केस में कितना प्रोविजनिंग लगना ये पूछ रहा है। और यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि जो भी डीए अकाउंट है वो सभी के सभी फुल्ली सिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड वाला पोर्शन नहीं है। अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन पे डीए के केस हमने देखा था कितना प्रोविजनिंग लगता है 100% का, तो यहां पर 100% का चांस अभी तक नहीं है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड नहीं है, सभी के सभी फुल्ली सिक्योर्ड है। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा कितना कितना अमाउंट आ रहा है। जो डीए 1 ईयर तक में है वो 800 करोड़ है, ठीक है 800 करोड़। और डीए जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है जो डीए 2 में आता है वो 200 करोड़ है, और जो 3 साल के बाद है वो 120 करोड़ है। तो हमने देखा था कि जब डीए 1 का केस आता है, डीए 1 में अगर जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर अपने को डीए 1 में जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर अपने को 25% का प्रोविजनिंग लगता है। तो 25% 800 का अपने को निकालना है, 800 का 25%। डीए 2 का केस में हमने क्या देखा था, डीए 2 के केस में 40% का प्रोविजनिंग लगता है जो सिक्योर्ड पोर्शन है। तो उसमें टोटल अमाउंट कितना है 200, क्योंकि अनसिक्योर्ड ये बता रहा कुछ है ही नहीं, सभी का सभी सिक्योर्ड है, तो हम पूरा का पूरा 200 को मान लेंगे कि ये इसी का पोर्शन, तो 40% निकालना है 200 का। और डीए 3 का केस में हम लोग क्या देखते हैं कि सिक्योर्ड रहे चाहे अनसिक्योर्ड रहे, टोटल पे आपको 100% का प्रोविजनिंग लगना है। तो यहाँ 120 दिया हुआ है डीए 3 में, 100% इंटू 100% इंटू 120। तो अभी टोटल अपने को यही तीनों को कैलकुलेट कर देना है। तो जब आप 25% को 40% को और 100% को इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमने निकाला स्टैंडर्ड अकाउंट पे कितना प्रोविजनिंग लगना है, फिर हमने बनाया कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट पे कितना प्रोविजनिंग लगना है, अभी हम लोग बनाए कि डाउटफुल एसेट है उस अकाउंट पे कितना प्रोविजनिंग लगना है, तो इस पर अपने को लगना है 400 करोड़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीनों के केस में हमने देखा कि तीनों मिला करके सबसे पहला जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट में था वो 140 करोड़ था। उसके बाद के केस में हमने देखा, फिर उस केस में 400 करोड़ का 400 करोड़ हमने इसमें देखा, नहीं ठीक है कोई नहीं, ये तो भी हमने उसमें देखा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोविजन फॉर एनपीए लोन। अब पूछ रहा है कि टोटल जो एनपीए लोन है उस पर क्या आपको प्रोविजन लगना है। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल एनपीए लोन के बारे में पूछ रहा है। तो जो स्टैंडर्ड अकाउंट पे जो हमने प्रोविजन किया था, ये स्टैंडर्ड अकाउंट पे जो हमने प्रोविजनिंग निकाला था, ये एनपीए अकाउंट नहीं है, तो इस वाले पोर्शन को आपको इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये एनपीए नहीं है। एनपीए शुरू हो रहा है यहां से, ये जो सब स्टैंडर्ड है, फिर डाउटफुल है, फिर लॉस है, ये सभी का सभी एनपीए अकाउंट है। तो बोल से भी इसका अमाउंट को आपको कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। तो उस केस में अब हम लोग इस सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट था उसके केस में हमने देखा कि टोटल हमारा कितना ये निकला, प्रोविजनिंग अमाउंट हमारा कितना निकला, प्रोविजनिंग अमाउंट उस केस में हमारा आया था 140, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में जो हमने प्रोविजनिंग निकाला था वो आया था 140 करोड़। फिर हमने देखा कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट के केस में जो हमने प्रोविजनिंग निकाले थे, डाउटफुल एसेट में जो हमने प्रोविजनिंग निकाले थे, डाउटफुल एसेट के केस में हमारा आया 400 करोड़, जो इसके पहले हमने देखा। तो सब स्टैंडर्ड अकाउंट हो गया, डाउटफुल हो गया, अब एक रह गया लॉस एसेट। लॉस एसेट के केस में यहां पर बता रहा है कि ऑलरेडी 80 करोड़ है, तो 80 यहां अपने को ऐड कर देना है। तो 140 प्लस 400 प्लस 80 इक्वल टू 620 करोड़ हमारा आंसर होगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पर आपको बोल रहा है एनपीए लोन जो है उस पर आपको प्रोविजनिंग निकालना है। तो ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट है ये एनपीए नहीं है, इसको आपको वैल्यू ही नहीं देना है, कुछ भी नहीं। शुरुआत होगा यहां से। तो सब स्टैंडर्ड के केस में हमने क्या देखा, इसके पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको। तो सब स्टैंडर्ड केस में हमने देखा कि हमारा प्रोविजनिंग निकला 140 करोड़। डाउटफुल एसेट केस में हमने क्या देखा, इसके जस्ट हमने देखा वो 400 करोड़ का था टोटल। और जो एनपीए अकाउंट का तीसरा पार्ट होता है वो तो लॉस एसेट। लॉस एसेट में ऑलरेडी बता रहा कि यहां पर 80 करोड़ है, तो 80 यहां ऐड कर देना है। इस तीनों का जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 620 करोड़। मतलब जो टोटल लोन एनपीए लोन अकाउंट पे प्रोविजनिंग होना है वो 620 करोड़ का होना है। आपका आंसर हो गया 620 करोड़, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। केस वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट प्लस एनपीए अकाउंट। अब इस दोनों को मिला करके आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा कि एनपीए अकाउंट में भी जस्ट इसके ऊपर हमने देखा ना, एनपीए अकाउंट में हमारा कितना प्रोविजनिंग आया था। तो एनपीए अकाउंट पे हमारा प्रोविजनिंग आया था 620 करोड़ का।
और जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इस केस में हमने देखा था कि 137 करोड़ का हमारा प्रोविजनिंग हुआ था। तो 137 प्लस 620 757, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसके पहले उन सभी चीजों को कैलकुलेट नहीं किए हैं तो आपको तुरंत में एनपीए टोटल का पता नहीं चलेगा कि आपको टोटल एनपीए लोन अकाउंट पे कितना प्रोविजनिंग लगना है। और जो यहां पर हमने कैलकुलेट कर चुके थे इसको स्टैंडर्ड अकाउंट को, उसका हम लोग यहां पर 137 करोड़ ले लिए हैं और टोटल एनपीए लोन अकाउंट पर देखे 620 करोड़ था। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो आ गया हमारा 757 करोड़। ये हमारा टोटल प्रोविजनिंग होगा स्टैंडर्ड अकाउंट पे प्लस एनपीए अकाउंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। व्हाट इज द प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो? अभी देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंजेस आया है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, फॉर्मूला को याद रखिएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है टोटल प्रोविजनिंग इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एनपीए। ठीक है, अभी टोटल प्रोविजनिंग अभी इसके जस्ट पहले हमने देखा कि कितना आया था हमारा। तो टोटल प्रोविजनिंग हमने देखा कि ये 757 करोड़ है, ये हमारा टोटल प्रोविजनिंग है। अभी इसी चीज को हमें यहां पर पुटअप करना है। जो टोटल प्रोविजनिंग का केस में हमने 757 करोड़ पुटअप किया, इनटू 100 कर दिया, प्लस टोटल एनपी। अभी टोटल एनपी अपने को तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो टोटल एनपी हम लोगों ने यहां पर 200 करोड़ लिया कैसे? देखिए ध्यान रखिएगा, जो टोटल लोन बता रहा है वो 400 करोड़ का है, उस पर भी आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है 38,000 करोड़ का। तो जाहिर से बात है जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है या फिर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है वो 2000 करोड़ का ही होगा। क्योंकि मान लीजिए टोटल लोन है आपका 40,000 करोड़ का, टोटल लोन है 40,000 करोड़ का, उसमें से भी आपका जो अच्छा अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट है, वो 38,000 करोड़ का ही है। इसका मतलब कि ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही आपका एनपीए हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस है 2000 करोड़, तो 2000 करोड़ आपका एनपीए हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर बनाया गया है कि ये जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोविजनिंग। जो टोटल प्रोविजनिंग हमने देखा था 757 करोड़ इंटू 100 कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल एनपीए। टोटल एनपीए हमने देखा 2000 करोड़ आया था टोटल एनपीए, तो टोटल एनपीए यहां पे कर दिए। इसको डिवाइड करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो होगा 37.90, यही आपका आंसर होगा। सो टोटल प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू 37.90%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोविजनिंग इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एनपीए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। ये भी क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि जो आरवीएस है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीए 1 का केस में, क्योंकि हम लोग देखे थे जितने भी डीए का केस है वो सभी का सभी फुल्ली सिक्योर्ड है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर क्या बोल रहा है कि जो डीए 1 का केस है, डीए 1 ये है, डीए 1 का टोटल अमाउंट है 800 करोड़। यहां पर बोल रहा है कि जो आरवीएस है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वो केवल 600 करोड़ है। इसका मतलब कि 800 करोड़ टोटल है, उसमें 600 करोड़ ही आपका आरवीएस का अमाउंट, मतलब रिलायजेबल वैल्यू वो सिक्योर्ड है मान के चलिए। तो 800 करोड़ में 600 चला गया, इसका मतलब कि 200 करोड़ ऐसा है जो अनसिक्योर्ड है। तो अभी डीए 1 में हम लोग क्या देखे थे भाई, जो डीए 1 का जो सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर आपको डीए 1 का जो सिक्योर्ड पोर्शन है, सिक्योर्ड पोर्शन पर आपको लगना है 25% का प्रोविजनिंग, और जो अनसिक्योर्ड है उस पर आपको लगना है 40% का 100% का प्रोविजनिंग। ठीक है, तो यहां पर जब बता रहा है कि ये 600 करोड़ ही आपका सिक्योर्ड है, इसका मतलब कि ये सिक्योर्ड वाला पोर्शन पर आपका 600 करोड़ रहना है, और जो अनसिक्योर्ड रह गया वो 200 करोड़ रहेगा। इसका मतलब कि 600 करोड़ का 25% निकाल देना है, और जो 200 करोड़ है उसका पूरा का पूरा 100% ही रहेगा। तो 600 करोड़ का 25% आपका कितना हो गया? 600 करोड़ का 25% आपका हो गया 150 करोड़। ठीक है, और जो बच गया 200 करोड़ उसका 100% लगना, तो 200 करोड़ का 100% इसका 200 करोड़, तो टोटल आ गया आपका 350 करोड़। यही आपका आंसर हो जाएगा 350 करोड़। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो डीए 1 है जो डीए 1 है इसका रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 600 करोड़ ही है, और टोटल ये 800 करोड़ का पोर्टफोलियो है इसमें। तो 800 करोड़ में अगर 600 करोड़ सिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया? 200 करोड़। और हम लोग डीए 1 का केस में देखे हैं कि सिक्योर्ड पर लगता है 25% का प्रोविजनिंग और अनसिक्योर्ड पे लगता है 100% का प्रोविजनिंग, क्योंकि डीए 1 हो या डीए 2 हो या डीए 3 हो, तीनों का केस में अनसिक्योर्ड में आपको 100% का ही प्रोविजनिंग लगता है। केवल सिक्योर्ड का केस में चेंज होता है,
DA1 में 25%, DA2 में 40% और DA3 में 100% हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा केस ठीक सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। यहां पर क्या बोल रहा है, DA2 जो है, DA2 का जो RVS है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, उसको 150 करोड़ कर दिया गया है। तो DA2 ये हो गया। DA2 का टोटल पोर्टफोलियो कितना है, 200 करोड़। 200 करोड़ में भी ये बता रहा है कि केवल 150 करोड़ ही ऐसा है जो सिक्योर्ड है। तो 200 माइनस 150 सिक्योर्ड हो गया। तो अनसिक्योर्ड कितना हो गया, 50 करोड़, और सिक्योर्ड कितना हो गया, 150 करोड़। तो DA2 का केस में हमने क्या देखा था, जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है उसका 40% लगना है आपका प्रोविजनिंग, और अनसिक्योर्ड पर 100% का लगना है, क्योंकि DA1 हो चाहे DA2 हो चाहे DA3 हो, उस केस में अनसिक्योर्ड वाले पे 100% का प्रोविजनिंग ही लगेगा। तो इस केस में इसको आपको ऐड कर देना है प्लस इसको आपको ऐड कर देना है। तो उसको ऐड करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 110 करोड़। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बता रहा है केस के हिसाब से कि जो DAs हैं, DA1 DA2 DA3, वो सारे के सारे फुल्ली सिक्योर्ड हैं। लेकिन यहां पर आपको बोल रहा है कि मान लीजिए कि DA2 जो है वो केवल 150 करोड़ का ही उसका सिक्योरिटी है, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 150 करोड़ का है, और टोटल पोर्टफोलियो 200 करोड़। इसका मतलब कि 200 माइनस 150, 50 करोड़ जो हो गया वो आपका अनसिक्योर्ड हो गया, और अनसिक्योर्ड पे 100% लग जाता है। 50 करोड़ पे आपको 100% लगना है, और जो 150 करोड़ हो गया उस पर आपको 40% लगना है। इस दोनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 110, वो हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस सेम है, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GNPA ऑफ द बैंक, ग्रॉस NPA ऑफ द बैंक। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA ऑफ द बैंक। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA ऑफ द बैंक, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। तो यहां पर भी इसका एक फॉर्मूला होता है। अभी देखिए, जब ग्रॉस NPA का आपको परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल NPA इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल लोन। क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे ग्रॉस का जिक्र किया है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ग्रॉस नेट ये सब का जिक्र करता है, आपको थोड़ा सचेत हो जाना है। ग्रॉस का केस में क्या होता है कि टोटल आपको ले लेना है, ग्रॉस पूरा का पूरा। नेट का केस में कुछ ना कुछ आपको उससे घटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस में आप जब कुछ अमाउंट घटाते हैं तब जाके आपका नेट होता है यहां पर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई ग्रॉस NPA है, ग्रॉस NPA में से आप नेट NPA कैसे निकालिएगा, तो ग्रॉस NPA में से अगर आप प्रोविजनिंग को माइनस कर देते हैं तो आपका नेट NPA निकल जाता है। ठीक है, तो वही चीज आपको यहां पर भी इसी तरह से अप्लाई करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA कितना होना है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल NPA इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल लोन। तो टोटल NPA हमने देखा था 200 करोड़ है, क्योंकि 40,000 करोड़ का पूरा पोर्टफोलियो है। अभी 40,000 करोड़ में भी 38,000 करोड़ आपके स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो जो बच गया 2,000 करोड़, यही तो आपका NPA हो गया ना, 2,000 करोड़। तो यही 2,000 करोड़ है, टोटल NPA इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल लोन। तो टोटल NPA हो गया 2,000 करोड़ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40,000 करोड़ जो टोटल लोन है। तो इसके बाद जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा 5%। यही होगा आपका परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA ऑफ द बैंक, वो है 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट NPA। अभी हमने देखा था ग्रॉस NPA, ग्रॉस NPA कितना था हमारा, 2,000 करोड़। अभी ग्रॉस NPA से नेट NPA निकाला। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसको कैसे निकाल सकते हैं, कि ग्रॉस NPA के पास में प्रोविजनिंग भी एडेड रहता है, प्रोविजनिंग ऐड होकर के ये ग्रॉस NPA बन जाता है। तो अगर हम लोग ग्रॉस NPA में से, जो ग्रॉस NPA है, ग्रॉस NPA में से अगर हम लोग प्रोविजनिंग का अमाउंट को हटा दें तो हमारा नेट NPA बन जाएगा, NNPA। तो यही चीज को यहां पे करना है कि जो टोटल ग्रॉस NPA हमारा कितना है, 2,000 करोड़, उसमें से आपको माइनस कर देना प्रोविजनिंग हमने कितना देखा था NPA अकाउंट केस में, वो था 620 करोड़ का। तो जब 2,000 में से 620 करोड़ आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,380 करोड़। ये आपका आंसर हो गया, यही 1,380 करोड़ आपका नेट NPA हो गया। टोटल ग्रॉस NPA में से प्रोविजनिंग अमाउंट को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट NPA। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केस वही है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नेट NPA। अभी ये पूछ रहा है कि नेट NPA का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए नेट NPA का परसेंटेज के लिए सबसे पहले ये देखना है कि नेट NPA कितना है। ये हमने देखा वहां पर 1,380 करोड़ इंटू 100, 1,380 करोड़ को इंटू 100 कर देना है। 1,380 करोड़ इंटू 100 को डिवाइड करना है टोटल लोन माइनस प्रोविजन। क्योंकि देखिए अभी टोटल लोन हम लोग यहां नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग नेट का फैक्टर ले रहे हैं।
तो यहां पर टोटल लोन में से आपको प्रोविजन को माइनस कर देना है। तो टोटल लोन है हमारा 40,000 करोड़ का, प्रोविजनिंग कितना देखें 620 करोड़ का। तो टोटल लोन में से जब आप 620 करोड़ को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 39,380, 39,380 करोड़ जो यहां पर है। तो दिस मतलब 1380 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 39,380 करोड़, ये आपका इसका जो भी वैल्यू आएगा वही आ जाएगा आपका आंसर, वो है 3.50%। यहां पर भी इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए जब आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, तो नेट एनपीए तो चाहिए ही चाहिए उसमें, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल लोन जो अमाउंट है उसको, उससे आपको प्रोविजनिंग को हटा देना है, तो वो आ जाएगा आपको 39,380 करोड़। इसके बाद जो आप कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका फिगर आएगा वही आपका आंसर होगा, वो होगा 3.50%। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स हमने बनाए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, सॉरी, द फॉलोइंग इज द एनपीए पोजीशन दिया हुआ है। एक एक्सपोर्टर है, XYZ कोई एक्सपोर्टर है, उसका एनपीए का प्रोविजन दिया हुआ है। एसेट क्लासिफिकेशन क्या है, जो डाउटफुल एसेट है मोर देन 3 ईयर्स में है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं डाउटफुल एसेट मोर देन 3 ईयर। तो मोर देन 3 ईयर केस में हमने क्या देखा था, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों केस में 100% का प्रोविजनिंग लगना है। और ये आपको डाउटफुल एसेट मोर देन 3 ईयर एज ऑन 31 मार्च 2015 का केस बता रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईसीजीसी कवर है, ये 50% है। हो सकता है कि ये सब जो कवरेज है ये आपको क्वेश्चन में दे दे, ये दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ईसीजीसी, ईसीजीटी, एसएमई या फिर एग्रीकल्चर वाला या एमएसएमई वाला, इन सभी का परसेंटेज जो होता है उन सभी को ध्यान दीजिएगा कि कितना परसेंट सबका वो कवर होता है। तो यहाँ पर ये भी दे दिया है कि भाई ये ईसीजीसी के अंदर में कवर हो रहा है और टोटल 50% का इसका कवरेज ईसीजीसी अपने अंडर में ले रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आरबीएस रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये 1.5 लाख का है और जो टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो है 4 लाख का। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च 2015, क्योंकि ये ऑलरेडी 31 मार्च 2015 के बारे में ही बता रहा है और ये DA3 में आ चुका है, तो इसी दिन के ऊपर में पूछ रहा है कि इसका टोटल प्रोविजनिंग क्या होगा। मतलब कि हम लोग को टोटल अमाउंट पे 100% का प्रोविजनिंग निकालना है, क्योंकि ये DA3 में है और DA3 में सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड 100% का प्रोविजनिंग होता है। तो अभी यहां पर देखिए सॉल्यूशन क्या है, द अकाउंट इज इन DA3 अकाउंट कैटेगरी। ठीक है, अभी DA3 का केस में हमने क्या देखा, अगर सिक्योर्ड है तो 100% का प्रोविजनिंग है, अनसिक्योर्ड है तो भी 100% का प्रोविजनिंग है। ठीक है, अभी जो 4 लाख का जो टोटल अमाउंट है लोन अकाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, उस पर आपको बता रहा है जो आरवीएस है वो 1.5 लाख का है। इसका मतलब जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो 1.5 लाख का है। ठीक है, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है 4 लाख पे, जो सिक्योर्ड पोर्शन है वो 1.5 लाख का है, तो जो अनसिक्योर्ड हो गया वो 2.5 लाख का हो गया। 4 लाख में से 1.5 लाख को माइनस करते 2.5 लाख अनसिक्योर्ड हो गया और 1.5 लाख सिक्योर्ड हो गया। तो ये जो आपको यहां पर दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन ईसीजीसी, ये ईसीजीसी आपको ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल अमाउंट पे 4 लाख पे इसको कैलकुलेट करके माइनस नहीं करना है। ये जो टोटल आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका आपको सिक्योर्ड पोर्शन साइड कर देना है और ये जो ईसीजीसी का कवरेज रहता है ये आपका केवल अनसिक्योर्ड पोर्शन पर रहता है। सिक्योर्ड तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो आप उस पर कवरेज क्या दोगे, तो जो सिक्योर्ड पोर्शन है आपको उससे हटा देना है, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन रह गया उस पर ये 50% का आपको कवरेज देगा। ठीक है, तो 4 लाख का सिक्योर्ड हो गया 1.5 लाख, अनसिक्योर्ड हो गया 2.5 लाख, तो ये 1.5 लाख को तो भी साइड में रखते हैं। अनसिक्योर्ड पर ईसीजीसी का 50% कवरेज है, तो ईसीजीसी का जो 50% कवरेज है मतलब कि इस पर 1,25,000 का हम लोग को और कवरेज मिल गया। ठीक है, और ये जो 1,25,000 आ गया ये एक्चुअली हो गया अनसिक्योर्ड, ये हो गया सिक्योर्ड 1.5 लाख और ये हो गया अनसिक्योर्ड, क्योंकि ये इस पर तो टोटल कवरेज है, इस पर ईसीजीसी का कवरेज है, तो ये 1,25,000 को अपने को काउंट ही नहीं करना आप कहीं पर। ठीक है, तो अपने को जो कैलकुलेशन करना है वो इस 1.5 लाख पे करना है और इस 1,25,000 पे करना है। और इस दोनों के केस में देखें, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, 100% का प्रोविजनिंग लगना है। तो सिक्योर्ड वाले पे 100% का प्रोविजनिंग 1.5 लाख, 100% 1.5 लाख, और अनसिक्योर्ड पर भी 100% का प्रोविजनिंग है 1,25,000 का 100% 1,25,000, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2,75,000, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा कि जो जब भी आपको ईसीजीसी ये सब जो कवरेज दिया रहता है, ये कवरेज आपको सिक्योर्ड पोर्शन को आपको साइड कर देना है। पहले टोटल अमाउंट से सिक्योर्ड पोर्शन को साइड कर दीजिए, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन रहेगा उस पर आपको ये कवरेज को देखना है। टोटल पे आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस पर ऑलरेडी आपको रिलाइजेबल वैल्यू है मिला हुआ, उस पर वो कवरेज देके भी क्या कर लेगा। ठीक है,
एक हम लोग और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी का बेसिस पे। ये न्यूमेरिकल क्या है कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग, अभी देखिए यहां पर एक बैलेंस आउटस्टैंडिंग है लोन अकाउंट का, वो क्या है 10 लाख का। और यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो आउटस्टैंडिंग ये जो लोन है ये कवर्ड बाय CGTSME है। अभी CGTSME पर कवरेज कितना होता है, ECGC पे हम लोग 50% देखा, CGTSME पर कवरेज होता है 75% का। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। आपको मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पे नहीं दे रहा है तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था कि ये ECGC का कवरेज है और यहाँ पर आपको 50% का कवरेज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये आपको सिंपली लिख दिया कि ये अंडर CGTSME ये कवर्ड है। ठीक है, और ये 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद ये जो RVS है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये 1.5 लाख है। मतलब कि 10 लाख में से जो 1.5 लाख का पोर्शन है वो सिक्योर्ड है, वो RVS है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो 10 लाख है, 10 लाख में से एक तरफ सिक्योर्ड हो गया, एक तरफ अनसिक्योर्ड हो गया। सिक्योर्ड वाले पोर्शन पे बता रहा है कि 1.5 लाख है, तो अनसिक्योर्ड वाले पे कितना आ गया 8.5 लाख। तो ये सिक्योर्ड हो गया 1.5 लाख, अनसिक्योर्ड हो गया 8.5 लाख। तो हम लोग को जो CGTSME का जो कंसेप्ट लगाना है वो 8.5 लाख पे लगाना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका 10 लाख। 10 लाख पे ये जो 1.5 लाख हो गया ये आपका कवर्ड है, और 8.5 लाख ये नॉन कवर्ड है। अभी अनकवर्ड में भी आपका जो CGTSME है उस पर 75% कवरेज आपको मिल जा रहा है, जो हो जा रहा है 6.375 लाख। तो ये 6.375 लाख को आप साइड कर दीजिए, ये एकदम साइड हो जाएगा, अब इसका कहीं पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, रोल किसका आएगा, 8.5 लाख में से जो इसको 75% को आप माइनस कर रहे हैं, ये 25% आपका बच जा रहा है 2.125 लाख, इस पर आपका रोल आएगा। तो यहाँ ये हो गया आपका सिक्योर्ड पोर्शन, और ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन। और DA3 का केस में हमने देखा था भाई ये DA3 का ही है, क्योंकि ये थर्ड ईयर बता रहा है। तो DA3 का केस में चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, टोटल पे 100% का प्रोविजनिंग लगना है। तो DA3 का केस में सिक्योर्ड पर भी 100%, अनसिक्योर्ड पर भी 100%। तो यहाँ पर सिक्योर्ड वाले जो केस है उस पर 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख 100% 1.5 लाख, और अनसिक्योर्ड जो हो गया 2.125 लाख का 100%, ये भी हो गया 2.125 लाख। तो टोटल को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3.625 लाख। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना इस सब में। एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वो चीज़ को देखा कि जो हमने हमारे पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर किया था कि भाई अगर कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उस पर भी प्रोविजनिंग लगता है, उस पर आपको नॉर्मल प्रोविजनिंग लगता है 0.40% का, और अगर वो एग्रीकल्चर या MSME का केस है तो 0.25 का प्रोविजनिंग लगता है। कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1% का प्रोविजनिंग लगता है, और टीजर रेट अकाउंट है तो 2% का प्रोविजनिंग लगना है। उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरह से इसका स्लैब बना हुआ है। अगर जब भी कोई अकाउंट NPA में स्लिप होता है, स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड में आता है, तो सब स्टैंडर्ड में सबसे पहले वो 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहता है, फिर उसके बाद वो डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट होता है। डाउटफुल एसेट में फिर वो पहला 1 साल वो रहता है DA1 में, फिर उसके बाद 2 साल रहता है वो DA2 में, उसके बाद वो DA3 में रह जाता है जब तक उसको आइडेंटिफाई करके लॉस एसेट डिक्लेयर नहीं कर दिया गया हो। उसमें भी ये हमने देखा कि 10% का जो 10% या उसके बिलो अगर उसका RVS है तो हम लोग उसको अनसिक्योर्ड मानते हैं, ये हो गया 10% या उसके बिलो, 10% या उसके बिलो तो अनसिक्योर्ड मानते हैं, और 10% से ज़्यादा है तो हम लोग उसको सिक्योर्ड मानते हैं। सिक्योर्ड पे 15% का प्रोविजनिंग लगना है, और अनसिक्योर्ड पे 25% का प्रोविजनिंग लगना है। उसके बाद DA1 में हमने देखा, DA1, DA2, DA3 के केस में जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वो सभी पर आपको 100% का ही प्रोविजनिंग लगना है। जो RVS वाला वैल्यू रहता है, सिक्योर्ड वाला जो आपका पोर्शन है, उस पर आपका प्रोविजनिंग चेंज होता है। तो DA1 में 25%, DA2 में 40%, और DA3 में टोटल में 100% लगना है। ये और लॉस एसेट में तो 100% लगना ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ी SMA 0, SMA 1, SMA 2 देखें। उसके बाद हम एक एक करके हमने इस पूरे के पूरे केस स्टडी को डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग प्रोविजनिंग ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है, स्टैंडर्ड अकाउंट 38,000 करोड़, इस पर प्रोविजनिंग पूछ रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड अकाउंट के बाद में आपको सब स्टैंडर्ड अकाउंट पर प्रोविजनिंग निकालना है। यह हो गया आपका सब स्टैंडर्ड का पोर्टफोलियो जो 800 करोड़ का हो गया, उस पर हमने निकाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया। अब हम लोग उसके बाद देखें डाउटफुल एसेट पे आपको क्या प्रोविजनिंग निकालना है, तो डाउटफुल एसेट पे भी हमने प्रोविजनिंग निकाला। उसके बाद में हम लोग देखा कि आप टोटल NPA अकाउंट पे, उस NPA अकाउंट में ध्यान दीजिएगा कि आपका जो प्रोविजनिंग निकला था स्टैंडर्ड अकाउंट को, उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपका NPA अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का केस में आपको NPA अकाउंट का जो भी प्रोविजनिंग निकलेगा उसको कैलकुलेट कर लेना है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडर्ड अकाउंट और NPA दोनों को मिला करके जो आपका प्रोविजनिंग निकलेगा वो निकाल देना है। फिर हमने देखा कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो का,
प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, तो टोटल प्रोविजनिंग जो आ रहा है, टोटल प्रोविजनिंग को 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय टोटल एनपीए कर देना है। टोटल प्रोविजनिंग हमने देखा हमारा 757 करोड़ आया था, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके 2000 जो हमारा टोटल एनपीए उसे हमने डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया वो हमारा आंसर हो गया। फिर हमने देखा कि प्रोविजनिंग ऑन DA1 अकाउंट, अगर ये आरवीएस को चेंज कर दिया जा रहा है, फिगर को चेंज कर दिया जा रहा है तो। फिर हमने देखा DA2 में भी अगर फिगर को चेंज कर दिए हैं तो इसका DA2 का प्रोविजनिंग क्या होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए ऑफ द अकाउंट ऑफ द बैंक, तो ग्रॉस एनपीए ऑफ द बैंक के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल एनपीए देखना पड़ता है जो 2000 है, इंटू 100 बाई टोटल लोन, तो 2000 इंटू 100 बाई 40,000 करोड़, ये हो गया आपका टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए। उसके बाद हमने देखा नेट एनपीए, तो नेट एनपीए क्या होता है, जो टोटल एनपीए होता है, टोटल एनपीए में ये आपका टोटल एनपीए हो गया 2000 करोड़, टोटल एनपीए में से आपको प्रोविजनिंग को माइनस कर देना है, ये माइनस करने के बाद में जो 1380 करोड़ आ गया वो आपका नेट एनपीए हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पर इसके आगे में कि परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए, अभी नेट एनपीए का परसेंटेज निकालना है, तो जब नेट एनपीए मिल चुका है अपने को इनटू 100 करके, जो टोटल लोन में से भी प्रोविजनिंग को आपको माइनस करके, ये नेट एनपीए में से भी आपने प्रोविजनिंग को माइनस कर दिया है, तो जाहिर से बात है यहाँ से भी टोटल लोन से भी आपको प्रोविजनिंग को माइनस करना है। उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर जो है 3.50%। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, ये और एक ये, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स को देखे हैं एनपीए और प्रोविजनिंग का केस में, और एक हमने केस को भी देखा, उस केस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया। इस पूरे के पूरे केस को, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा तो एग्जाम आपका बहुत इजीली क्रैक होगा। इस पूरे वीडियो को दोबारा फिर से एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम हमारे कलीग्स और फ्रेंड्स जो हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, JIB CIB का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, और अगर आपको इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद राहुल मुंशी, ठीक है। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।